नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट की पहुंच आजकल हर किसी तक हो चुकी है। सरकार की ओर से भी सारे काम ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। हालांकि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत जगह किया जा रहा है। इसके कारण साइबर अपराध या साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। क्या है साइबर क्राइम, क्या है नेट बैंकिंग, आज इसी विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बैंकर श्री नवीन श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नेट बैंकिंग क्या है? प्रीति जी, नेट बैंकिंग आज के आधुनिक परिवेश में बड़ी तेज़ी से तकनीकी बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे कार्य बहुत सुगमता से, त्वरित गति से हो। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के जो बैंक हैं उन लोगों ने भी एक नई तकनीकी अपनाई जिसे हम CBS कहते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसके अनुसार नेट बैंकिंग की सुविधा हम ग्राहकों को देते हैं कि वो त्वरित गति से अपने धन का संप्रेषण कर सकें, अपने खाते के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, अन्य सुविधाओं का लाभ वो त्वरित गति से घर बैठे ले सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग में इतनी ज़्यादा फास्ट तरीके से काम होता है कि आप तुरंत, जैसे RTGS है, आप घर बैठे भी अपने धन का संप्रेषण यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर या हज़ारों किलोमीटर दूर आप कर सकते हैं। ये सुविधा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, कैश लेके आने जाने की भी जो जिसके असुविधा होती थी, क्राइम बढ़ता था, लूटने पाटने का डर था, इन सब चीज़ों को से बचत भी होती है और एक सुरक्षित होता है। नवीन जी, नेट बैंकिंग और UPI क्या एक ही है? नेट बैंकिंग और UPI में थोड़ा सा अंतर है। नेट बैंकिंग के लिए हमें कंप्यूटर और लैपटॉप पे बैठना पड़ता है। UPI जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, उसके लिए हर ग्राहक को अपने यहाँ अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जो विभिन्न बैंकों के होते हैं। ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपको अपने खाते से संबंधित सारी जानकारी मिलती है और आप पैसे का पेमेंट भी कर सकते हैं। और आपने आजकल मर्चेंट बैंकिंग भी हो गई है, तो UPI के माध्यम से मर्चेंट बैंकिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब ये होता है किसी दुकान, रिटेल दुकान पे गए आपने, जो है आज देख रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ रुपए कार्ड चलता है, हमारे यहाँ भीम ऐप चल रहा है, हमारे यहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये UPI के माध्यम से हम लोग करते हैं और UPI के माध्यम से हम इंटरनेट बैंकिंग का भी फ़ायदा ले सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए क्या UPI बहुत ज़रूरी है? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। दोनों एक UPI जो मोबाइल के माध्यम से अधिकतम काम कर सकते हैं, लेकिन नेट बैंकिंग के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप का होना जरूरी होता है। कौन कौन से नेट बैंकिंग हैं, ऐप हैं जिनके थ्रू हम ये सब काम कर सकते हैं? तो अपने भारत सरकार के अनेक बैंकों के, हर बैंकों के अपने अपने मोबाइल ऐप हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ल्ड है, अपने यहाँ ग्रामीण बैंकों के अलग अलग हैं, एक्सिस बैंक के हैं, SBI के हैं। हर बैंकों का अपना अपना ऐप है जो उनके सर्वर से जुड़ा हुआ है। जी, जैसे जैसे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो साइबर क्राइम भी एक का जो अपराध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो क्या है साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या है कि जो एक तरह से आपकी निजी जानकारियों को हैक कर लेना, आपके को प्रलोभन दे करके आपके खाते से पैसे को गायब कर देना, चोरी छिपे आपकी के जानकारी को बेचना, और इसके अनेक जो अपराध के तरीके हैं उसमें सेक्सटॉर्शन भी आता है कि आपको ब्लैकमेल करते हैं। इन सब सारी चीज़ों को साइबर क्राइम के जरिए किया जाता है। तो आज के समय में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कारण क्या है कि हम सब जल्दीबाजी या प्रलोभन आता है, जैसे कि आपके मोबाइल पे या आपके इस पे ईमेल पे कोई आया मैसेज कि आपने $5 लाख आप जीत गए, तो उसके क्यूरियोसिटी के कारण आपने अनचाहे लिंक पे कर दिया, तो उससे आपके जो पैसा, चूँकि आपका इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ खाता है, तो आपकी जानकारी पहले उनके पास आ जाती है। उसके आधार पे आपको लिंक भेजते हैं। जब लिंक भेजते हैं तो आप जब उनको अनचाहे लिंक पे आपने जैसे ही आपने क्लिक किया, वो आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके खाते से चला जाता है। आजकल ऐसी बहुत घटनाएं चल रही हैं। अभी एक घटना हुई है, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि एक कोरियर वाला आपके घर, मान लीजिए किसी के घर जाता है और कहता है कि आपका ये सामान आया है और आपको मैं OTP भेज रहा हूँ, आप OTP का हमको बता दीजिए, और इसके साथ साथ लिंक भी देंगे, आप लिंक पे करके हमको भेज। जैसे ही आपने लिंक को एक्सेप्ट किया और OTP बताया, आपके खाते का पैसा चला गया। ऐसा उदाहरण अपने भारत में आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम तेलंगाना में हो रहा है जी। उसके बाद आसाम में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। क्योंकि ये ऐसी जगह है, उत्तराखंड में आप जानती हैं कि बहुत सारे हमारे अधिकांश सैनिक हमारे सीमा पे रहते हैं, वो पैसा भेजते हैं। तो इसका फ़ायदा भी ग्रामीण जनता को प्रलोभन दे करके या उनको झांसे में दे करके ये साइबर क्राइम किया जाता है। साइबर क्राइम करने वाले जो बहुत IT एक्सपर्ट होते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके खाते से पैसा चला। आपने कभी सुना भी होगा कि कभी आसपास के बैंकों के ग्राहक आते हैं, कहते हैं साहब पता नहीं कैसे एक OTP मांगा, मैंने बता दिया और मेरा पैसा चला गया। तो ये साइबर क्राइम के कई तरीके होते हैं जी। जैसे कि अभी आपने नवीन जी बताया है कि OTP लोग मांगते हैं, तो साइबर क्राइम के और कितने प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार से वो लोग साइबर क्राइम में एक तो ईमेल के माध्यम से करते हैं जी, OTP के माध्यम से करते हैं, फिशिंग के माध्यम से करते हैं, और इसके साथ साथ आपको मोबाइल पे जो एक क्लोनिंग होती है, आजकल वॉइस क्लोनिंग का सबसे लेटेस्ट साइबर क्राइम हो रहा है, वॉइस क्लोनिंग। जी। हम सब आपस में जब बात करते हैं और किसी से पता लगा कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ को हमने टेप कर लिया और फिर यही आवाज़ मैंने दूसरे से कहा, तो आपको लगेगा दूसरे व्यक्ति को कि ये तो प्रीति जी की आवाज़ है, और उनसे मैं कहा गया कि आप इतना रुपया तुरंत इस खाते में डालिए, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। दिस इज ऑल्सो एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ये होता है। इस तरह के कई तरह के साइबर क्राइम के अपराध के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि फ़ोन के थ्रू ऐसे क्राइम किया जा रहा है, तो साइबर क्राइम के बारे में अगर हम जान और दर्शकों को जैसे बताने, क्या कैसे डिफाइन करें कि ये सही कॉल आई है या गलत कॉल आई है, क्राइम के लिए आई है? इसके लिए करना ये चाहिए कि जैसे ही कोई मैसेज आता है या कोई टिया, तो तुरंत उसका रिस्पांस न करें। जी, जैसे लोग बैंक कर बोल के फ़ोन कर देते हैं कि आपके बैंक से आ रहा है। बैंक कभी भी आपसे OTP की मांग नहीं करता है। बैंक कभी भी आपसे किसी प्रकार के खाते के विवरण नहीं मांग करता है। जैसे ही अगर कोई खाते के विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करे, तो आप तुरंत उसके मोबाइल को काट दीजिए। जी। और इसके बाद कभी बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का कोई भी बैंक न तो आपसे आपके खाते का विवरण मांगता है, न तो आपको OTP मांगता है, न कोई ईमेल की जानकारी मांगता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके यहाँ रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी जो OTP अगर मांगता है तो वो बैंक की तरफ से नहीं आ रहा है, वो फ्रॉड है, क्राइम, साइबर क्राइम की तरफ आप जा रहे हैं उसके लिए। जी। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या क्या साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे बड़ा सावधानी कि कोई भी अनचाहे कॉल को रिसीव न करें। जी। अनवांटेड ईमेल जो आ रहे हैं उसको आप क्लिक न करें। जो भी ईमेल आते हैं वो भारत के ऑथेंटिक HTTP करके अगर कोई आता है तो समझ लीजिए वो ठीक है। उसके अलावा किसी प्रकार का जो URL कहते हैं उस पर अगर आता है तो गलत है, उसको उसके साथ कोई न करें। किसी को भी अपना CVV नंबर न बताएं, किसी को अपना OTP नंबर न बताएं, किसी को अपने खाते के बारे में जो 16 या 15 डिजिट का अकाउंट होता है उसका विवरण न दें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब किसी अपनी ATM कार्ड से किसी ATM से पैसा निकालना है तो वहाँ ध्यान दें कि वहाँ ऊपर से कोई चीज़ ऐसा तो नहीं लगा है कि जो आपके कार्ड का क्लोनिंग कर रहा हो। जी। होता क्या है कि अभी बहुत सारी जगह कार्ड को हम जब इंसर्ट करते हैं तो वहाँ नीचे एक चिप लग रहा था, वो सारा आपका डाटा ले लेता है। चूँकि उसमें आप पासवर्ड भी डालते हैं वो भी ले लेता है। बाद में आपके अनचाहे आपने कार्ड का उपयोग भी नहीं किया है लेकिन आपके खाते से पैसा निकल जाता है। तो थोड़ी सी सावधानी अगर रखेंगे तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आपको अनचाहे उससे परेशानियों से बच भी सकते हैं आप। जी नवीन जी, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये फ्रॉड हमको लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है। तो जो ग्रामीण जनता है बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली उनको जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, तो वो क्या सावधानियाँ ज़्यादा रखें? वो सावधानी देखिए, अधिकांश ग्रामीण जनता के पास में हमारा ATM कार्ड है जी, वो इंटरनेट बैंकिंग के या ईमेल के माध्यम से लेन देन नहीं करता है। तो ATM कार्ड जब करते हैं तो किसी को भी अपना ATM कार्ड का नंबर न बतावें जी। ATM कार्ड के पीछे एक CVV नंबर होता है 3 डिजिट का, वो नंबर किसी को न बतावें और अपना पासवर्ड तो भूल के भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें अगर सावधानी रखेंगे तो ग्रामीण जनता को अधिकांश लाभ होगा और ये साइबर क्राइम से बच सकते हैं जी। साइबर क्राइम के ऊपर भारत सरकार ने भी कई नियम बनाए हैं। इस समय वर्तमान में 94 एक्ट साइबर क्राइम के ऊपर लागू होते हैं। सबसे प्रमुख एक्ट है 94D, जिसके अंतर्गत अगर साइबर क्राइम पे पुष्टि हो जाती है तो उसको 3 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है जी जी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ साइबर क्राइम के बारे में रिजर्व बैंक ने भी ये कहा है कि यदि कोई घटना घटती है तो 90 दिन के अंदर में उसे अपने बैंकों को सूचित कर दें। तो
तो बैंक क्या करेगा, साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए प्रयास करेगा, खोजबीन करेगा। और अगर आपने सूचना दे दिया, उसके बावजूद भी अगर आपका पैसा गड़बड़ होता है तो बैंक बाउंड है वो आपका पैसा रिटर्न करने के लिए। जी, ये सुविधाएं जो हैं रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया हुआ है। जिससे अगर किसी का पैसा चला गया है साइबर क्राइम के कारण, तो वो 90 दिन में अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो वापस आ जाएगा। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ही आपका सुरक्षित, क्योंकि हो सकता है कि वो साइबर दोबारा आपके अकाउंट पे हैक कर सकता है, दोबारा आपसे ले सकता है। तो जिससे सूचना दे दिया और आपके पास उनसे ले लिया, लिखित रूप से ले लिया, उसके बाद अगर होता है तो बैंक जो है वो पैसा वापस करने के लिए बाध्य होगा। नेट बैंकिंग के लिए हम लोग बहुत से ऐप को यूज़ करते हैं, जैसे गूगल पे है और भी है, जैसे UPI आपने बताया। और कौन कौन सा इसमें इनको इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इनको इस्तेमाल करने के लिए मैंने कहा ना कि अपने सिक्योर्ड मोबाइल से ही इसका उपयोग करें। ऐप जो होता है कोई भी डाउनलोड करता है, लेकिन जब उसका जो पासवर्ड होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड और अकाउंट के लिए पासवर्ड दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों पासवर्ड, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने एक ऐप डाउनलोड किया, बाब वर्ल्ड नाम है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब आप डालेंगे तो उस पर आपसे मांगा जाएगा कि आप पासवर्ड डालिए। 4 डिजिट का जब पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद आप जब किसी के खाते में पैसा 2 तरीके, आपने इंटरनल बैंकिंग या आउटसाइड थर्ड पार्टी पे किसी भी करेंगी तो आपसे मांगेगा कि खाता नंबर, वहाँ जिसको आप पैसा है उसका खाता नंबर डाल दीजिए। इसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। तो अगर बताती हैं तो आपके खाते से पैसा वो निकल सकता है, लेकिन अगर नहीं बताएंगी तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने से के साथ साथ ये देखें कि वो गूगल प्ले में ट्रस्टेड है कि नहीं है। जी, इन चीज़ को, क्योंकि बैंकों का अपना जो ऐप होता है वो बहुत ट्रस्टेड होता है, जैसे फ़ोन पे है, भीम ऐप है, ये सब बहुत से ऐप है, तो ये ट्रस्टेड है। और इनको बैंक से जब लिंक करते हैं तो आधार नंबर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो 16 डिजिट का आधार नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम रहता तो आधार से भी पैसा निकलता है। आधार तो आजकल नवीन जैसे कि आम है, सबके पास ही हो जाता है, हर चीज़ में आधार लगाया जाता है। लेकिन ये कि जब बैंक से लिंक है वो, तो जनरली कोई पूछे कि भाई आपने फ़ोन पे कि भाई आपने आधार नंबर बता दीजिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर बता दीजिए, आपको मैं एक OTP भेज रहा हूँ, इसको आप एक्सेप्ट हमको बता दीजिए। तो चीज़ अगर आपने OTP बताया तो आपका पैसा गया, इसलिए आपको नहीं बताना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि OTP किसी को नहीं बताना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने दी कि बैंक कभी OTP नहीं पूछता है, OTP पूछता है फोन करके या ऑनलाइन ईमेल के जरिए बैंक नहीं पूछता है। जी, अगर आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साइबर क्राइम से अपने आप को बचा के रखें और नेट बैंकिंग जो करें सुरक्षित तरीके से? और यदि साइबर अपराध फ्रॉड आपके साथ होता है तो उसकी जानकारी तुरंत अपने निकटवर्ती साइबर क्राइम थाने में दें, अपने बैंक को दें, और फिर तुरंत अपना पासवर्ड बदल लें। और अपने बैंक को सूचना देने के बाद उनसे कहें कि भाई कुछ समय के लिए हो सकता था डाउनलोड जो ऐप को डिसेबल कर दें, उसको टर्मिनेट करके अपना कर सकते हैं। फिर बाद में उसको करने से फिर अपना नया पासवर्ड बनाएं, नया ट्रांजैक्शन ID बनावें, ऐसा कर। अगर गलती से कहीं किसी के पास चला जाता है तो उसको तुरंत आप चेंज कर दें। चेंज करने की भी सहूलियत आजकल ATM के थ्रू ही हो जाती है, तुरंत हो जाती है, बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐप में तो आपके हाथ में ही है। जी, जो मोबाइल ऐप है उस पर तो आपके हाथ में ही है, तो आप कर सकते हो उसको। जी, तो कोई हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए क्या इशू किया गया है? हर बैंकों के अलग अलग नंबर हैं। आप जब भी अपने बैंक खाते में जाए, आपको या जो पासबुक मिलता है उस पर भी बैंक का हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है। अगर आपका ATM खो गया तो उसके लिए भी लिखा हुआ है। सारी चीज़ों के लिए पासबुक पे पूरा प्रिंट रहता है। तो नवीन जी, हम ये कह सकते हैं कि साइबर क्राइम अगर से बचना है हमें, तो हम थोड़े से जागरूक हो जाएं। जागरूक होना तो निश्चित है, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में और टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम जितना अपडेट अपने को रखेंगे उतना ही हमें अपने को सुरक्षित। और इंटरनेट जो बैंकिंग है वो हर किसी की ज़रूरत हो चुकी है आजकल। थोड़े से जागरूक रहिए ताकि आप साइबर क्राइम से बच सकें और अपने आप को सुरक्षित रह सकें। नवीन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी साइबर क्राइम के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।